हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज हम लोग इस टॉपिक में वायुमंडलीय दाब के बारे में समझेंगे, जो कि ज्योग्राफी का आपका जनरल ज्योग्राफी का एक पार्ट है। ठीक है, और इसमें वायुमंडलीय दाब, इसमें पवन भी लिखा हुआ है, पर पवन के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसमें से बात करेंगे वायुमंडलीय दाब के बारे में, पृथ्वी पर किस तरीके से आपको ये अलग अलग दाब पेटियाँ मिल जाती है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं इसमें क्या है। पहला जो आपका पॉइंट लिखा है उसमें यह है कि धरातल या सागर तल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाली वायु के दाब को क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। ठीक, इसमें यह कहा है कि 1 सेंटीमीटर का आप ये चौड़ाई और लंबाई का क्या लीजिए, एक क्षेत्र लीजिए। ठीक है, और इसके ऊपर वायु के द्वारा जो भी दाब लगाया जाएगा उसी स्थिति को क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। ठीक, हम सब पृथ्वी पे जहाँ पे भी खड़े रहते हैं उसमें सतह पे खड़े रहते हैं तो क्या होता है कि अंततः कोई ना कोई दाब लग रहा है, वायु दाब लग रहा होता है। ठीक है, तो खड़े रहने के पीछे और भी फिजिक्स के कारण है। ठीक है, इसमें गुरुत्वाकर्षण वगैरह आप जानते हैं, पर इसमें ये कि वायु दाब भी हमारे ऊपर प्रभाव पर ये लगा रहा होता है। तो बेसिकली यही कि जहाँ पे भी आप हैं उस पे कहीं ना कहीं पे वायु दाब आपको रहता ही है। ठीक है, पर इसका संदर्भ में बात यहाँ पे ये करना है कि जो आपका 1 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई का जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से आपको वायु जो दाब लगाएगा उसको बोलेंगे क्या? वो वायु दाब है। ठीक, ये जो समुद्र तल है उसका औसत जो वायुमंडलीय दाब होता है वो 1013.2 मिलीबार होता है। ठीक है, तो ये आपका औसत वायु दाब है। इससे ऊपर या कम ये कम होगा तो उसमें क्या देखने को मिलेगा हमको? एक बात और, मिलीबार में ही मापते हैं इसको। ठीक है, तो ये इकाई है उसके मापने का, किसके मापने का? वायु दाब को मापने का एक इकाई है। ठीक है, वो अब इससे अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा हाई प्रेशर, इससे कम होगा तो हो जाएगा लो प्रेशर। ठीक, वायु दाब को मापने की इकाई मिलीबार है, यहाँ पे लिखा ही हुआ। ठीक है, और अधिक होगा कम होगा तो लो प्रेशर हो जाइए, और हाई प्रेशर का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ठीक, 1013.2 मिलीबार से ज़्यादा होने पर उच्च वायु दाब तथा इससे कम होने पर निम्न वायु दाब होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे स्थिति ऐसा है कि एक क्षेत्र है। ठीक, और यहाँ पे 1013.2 मिलीबार लिखा हुआ है। ठीक है, पर इसके बगल का कोई क्षेत्र यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 मिलीबार, और यहाँ पे कोई बगल का कोई क्षेत्र यहाँ पे लिखा हुआ है 1015 मिलीबार। ठीक, तो आप इस स्थल को क्या कहेंगे कि ये आदर्श स्थिति है, आइडियल कंडीशन है, पर ये वाला क्या है? आपका लो प्रेशर, और ये वाला क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर हो जाएगा। मतलब इस क्षेत्र पर वायु का दाब कम लग रहा है और इस क्षेत्र पर वायु का दाब क्या है? अधिक लग रहा है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1015 मिलीबार वहाँ पे वायु काउंट हो रहा है। ठीक, तो ये आपको अधिक और कम होने की स्थिति में उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, अवधारणा देखने को मिलता है। ठीक है, नीचे में एक टॉपिक लिखा उसका नाम है समदाब रेखाएं। ठीक है, नीचे में एक आपका ही समदाब रेखाएं, आइसोबार लाइन बोलते हैं इसको। ठीक, और समदाब रेखाएं का मतलब होता है कि सब पूरे पृथ्वी पे समुद्र तल पे जहाँ जहाँ पर ठीक है समान वायु दाब की रेखाएं होगी उसको क्या बोलेंगे? समदाब रेखाएं बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपका एक ये पूरा हिस्सा है, जगह है। ठीक है, और यहाँ पे एक आपको ये पॉइंट देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे पॉइंट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पॉइंट देखने को मिल रहा है। ठीक, अब इन तीनों पॉइंटों में क्या है कि सबका जो मिलीबार है बेसिकली सेम है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 900 मिलीबार है तो ये भी 900 मिलीबार हो जाएगा, और ये भी 900 मिलीबार है। अब इन स्थिति में आपको लग रहा है कि जब तीनों जगह का जो वायु दाब है वो सेम है तो इसको क्या करेंगे? इसको मिला लीजिए। अब ये जो रेखा ड्रॉ हुआ इसको बोलते हैं आइसोबार लाइन। ठीक है, तो कह रहा है सागर तल पे जिन भी क्षेत्रों में आप जाएंगे, ठीक है, वहां पे वायु दाब जो है वो क्या मिले? यदि आपको वहां पे मिलता यह है, यदि वहां पे आपको समान वायु दाब मिलता है तो उसको क्या कह देंगे कि वो समदाब रेखाएं हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये रेखा टेढ़ा हो रहा भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये रेखा जरूरी नहीं कि एकदम सीधा हो। ठीक है, सीधा हो जरूरी नहीं है, टेढ़ा भी हो सकता है। जहां जहां पे समान वायु दाब वाले क्षेत्र होगा उसको मिलाएगा तो उसको बोलेंगे समदाब वायु रेखाएं। ठीक है, अगला आपका वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक वायु दाब को प्रभावित करते हैं इसके संदर्भ में आपको समझेंगे इसमें। ठीक, तो पहला जो कारक है वो है ताप। ठीक, तापमान जो है क्या करता है? वायु दाब को प्रभावित करता है, टेम्परेचर। तो पहला आपका जो कॉज है वो है टेम्परेचर। ठीक, होता ये है जैसे देखिए आपका मान लीजिए कि एक वायु, ये वायु है, वायु के मॉलिक्यूल्स होंगे अपने। ठीक है, अणु होगा। अब ये अणु इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट होया हुआ है। ठीक, इस तरीके से अब मान लीजिए किसी जगह का हिस्सा जगह है। ठीक, वैसा है। जैसे ही यहाँ पे आप टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक, इस तरीके का। अब दूर दूर जाएगा तो क्या हो, जानते ही हैं, एक आप ये ज्योग्राफी में नहीं फिजिक्स वगैरह में पढ़ेंगे इंट्रामोलिकुलर फोर्स के बारे में। ठीक है,
उसमें क्या होता है कि जो उसके कण के बीच में क्या होता है, एक आकर्षण बल काम करता है, ठीक है। किसी भी पदार्थ के कण के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल काम करता है, और इसी कारण से वो पदार्थ बंधा हुआ रहता है। पर इसके आकर्षण बल को कमजोर करिएगा, ठीक है, तो ये जो आपका अणु का जो आकर्षण बल है उसको कमजोर करिएगा तो क्या हो जाएगा, अंततः वो आपका बाहर की ओर भागना शुरू करेगा। तो इससे क्या होता है, जैसे ही होता है तापमान बढ़ेगा तो वायु के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक तो ऐसे भी आप ध्यान रखिए, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस आप जानते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट वाला ये गैस पोजीशन होता है, इसमें क्या होता है, इसका कोई न तो आकार है न आयतन निश्चित होता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक। उसके बाद इसका आप गर्म कर रहे हैं तो और ये क्या होगा, एक्सपांड करेगा मॉलिक्यूल्स, और अंततः ये क्या हो जाएगा, ये वहाँ जिस जगह पे भी होगा वायु वहाँ से वो भाग जाएगा, प्लायन कर जाएगा, इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है, और अंततः कभी ऊपर चले जाते हैं, ठीक। वैसा तो इस कारण से होता ये है कि यहाँ पे आपको तापमान बढ़ने से निम्न दाब की स्थिति देखने को मिलती है किसी भी जगह पर, ठीक। इसको समझिए कैसे, इसके बढ़ने से दाब कम हो जाता है तथा घटने से दाब क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक। तो तापमान बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, एयर का जो मॉलिक्यूल्स है वो बढ़ेगा, सॉरी एक्सपांड करेगा, एक्सपांड करने के बाद वो उड़ जाएगा उस जिस जगह पे था। जैसे मान लीजिए एक जगह है, सतह है ये, ठीक, आपका सतह है, यहाँ पे एयर को आप ये बहुत सारा एयर रखे हुए थे, ठीक। और जैसे ही सूर्य का प्रकाश, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश हम ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल्स क्या हुए, दूर दूर हुए, और दूर दूर होने के बाद यहाँ से प्लायन करेगा तो अंत यहाँ पे क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया, ठीक। जब तक वायु था हाई प्रेशर था, जब तापमान बढ़ा तो क्या हो गया, यहाँ के इसके मॉलिक्यूल्स दूर हो गए, दूर होने के बाद इसके अंदर एक जगह रहने की क्षमता खत्म हुआ और अंत ये बाहर हो गया और इस जगह को खाली कर दिया, ठीक। तो इस जगह जो खाली हो गया है वो क्या कहलाएगा, लो प्रेशर कहलाएगा, और बाकी वो चला गया, ठीक। तापमान बढ़ने से क्या होता है कि ये लो प्रेशर क्रिएट होगा, और लो प्रेशर निम्न दाब का क्षेत्र होता है, ठीक है। और यदि तापमान घटेगा तो क्या होगा, हाई प्रेशर, और इसके कारण से वो उच्च दाब का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका पृथ्वी की दैनिक गति या घूर्णन गति, ठीक। तो इसका भी अपना रोल होता है। पृथ्वी की दैनिक गति बढ़ेगा तो अंततः क्या होगा, विषुवत रेखा पर अपकेंद्रीय बलों का मान क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। अपकेंद्रीय बल जानते हैं क्या होता है, जो बाहर की ओर लगता है। जैसे ये आपका है, ये गोला है, ठीक है, अब ये आपका इस तरीके से, ठीक। तो अब ये जब पृथ्वी मूव कर रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या है, ध्रुवों पे क्या लग रहा है, तो ध्रुवों पे लग रहा है आपका ये अभिकेंद्रीय बल, ठीक। इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल। और विषुवत रेखा पे क्या लग रहा है, तो ये बाहर की ओर यहाँ पे एक बल लग रहा है, इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं इसको, ठीक, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक, अपकेंद्रीय बल। अब इस स्थिति में क्या होता है कि अपकेंद्रीय बल में कोई भी चीज बाहर की ओर जाते हुआ प्रतीत होता है आपको, ठीक है, और अभिकेंद्रीय बल में क्या होता है कि ये अंदर की ओर आ रहा होता है, ठीक। तो अपकेंद्रीय बल में बाहर की ओर और अभिकेंद्रीय बल में अंदर की ओर, ठीक। तो इस संदर्भ में कह सकते हैं कि गति के कारण से, ठीक है, गति किसका, पृथ्वी की गति के कारण से भी एक बल जो उत्पन्न होता है वो क्या करता है, किसी जगह पे हवा को क्या करता है, बाहर की ओर फेंकता है, और किसी जगह पे हवा को आकर्षित करता है, ठीक। तो ये क्या होता है, ध्रुवों के पास हवा क्या होती है, आकर्षित होती है, तो वहाँ पे क्योंकि अभिकेंद्रीय बल लग रहा होता है, यहाँ पे डायग्राम आपको बनाया हुआ है, यहाँ पे लगता है अभिकेंद्रीय बल, और यहाँ से चूंकि बाहर जा रहा है तो अपकेंद्रीय बल लग रहा है, तो ठीक है, यहाँ से बाहर जा रहा है वायु तो यहाँ पे हो जाएगा लो प्रेशर, यहाँ पे हो जाएगा हाई प्रेशर, ठीक। तो एक कारण ये भी है। देखिए किसी सिंपल एक कारण से नहीं होता है कि हर जगह पे तापमान है तो फिर वहाँ पे ही लो प्रेशर होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। तापमान नहीं है तो लो प्रेशर, हाई प्रेशर होना चाहिए, लो प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी जब आगे पेटी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा भाई तापमान तो है नहीं यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे लो प्रेशर कैसे हो गया, तो फिर उसमें कारण क्या है, गति वाला भी कारण इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक। वैसा तो बहुत सारे रीजन है, उसमें से अलग अलग रीजन को कंबाइन करके देखेंगे तब जाके आपको पूरा बात समझ आएगा, ठीक है। अगला है समुद्र तल से ऊंचाई। कह रहा है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वायु विरल होता हुआ आपको दिखाई देगा। विरल का मतलब होता है आपको दूर दूर होता हुआ दिखाई देगा। सघन का मतलब जब वायु एक जगह पे है, ठीक, मतलब नजदीक नजदीक पास पास है। विरल का मतलब है कि वायु के ये दूरी बढ़ गया, ठीक। वो तो कह रहा है कि जब ऊंचाई के साथ वायु क्या होता है, विरल होता है, जिससे वायु दाब क्या होता है, घटते जाता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई जाएंगे, सागर तल से ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, ऊंचाई घटेगा, ठीक। इसमें एक कारण आपको ये भी देखने को मिलेगा जो पृथ्वी का ये क्यों होता है वैसे कि ऊंचाई के साथ वायु घट रहा है, वायु दाब घट रहा है। तो एक कारण आपका क्या है, ये है पृथ्वी का गुरुत्वबल, ठीक है, गुरुत्वबल, इसको आप गुरुत्वाकर्षण कह सकते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का गुरुत्वबल जो है वो क्या करता है, इसको क्या ये खींच के रखता है पास में, ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वबल क्या करेगा, इसको सतह के पास में खींच के रखता है। अब चूंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे गुरुत्वबल का मान मतलब कमते चला जाएगा, दूरी के हिसाब से घटते चला जाता है मान, ठीक है। तो केंद्र से जैसे जैसे दूर बढ़ेंगे वैसे वैसे वहाँ क्या होगा, मान घटेगा, ठीक है। तो इस कारण से होता क्या है कि वहाँ पे वायु ऊपर में कम और नीचे में ज़्यादा देखने को मिलेगा, तापमान ये नीचे में, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ये है
कि जो ध्रुव है, ध्रुव पे जो हमारा ये केंद्र से दूरी होता है वो होता है 6357, ठीक है, किलोमीटर। और जो हमारा विषुवत रेखा है वहाँ पे दूरी होता है कितना, 6378 किलोमीटर, ठीक। और जहाँ पे भी दूरी होगा वहाँ पे क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा का मान कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि वो पृथ्वी, ये वायु जो है वहाँ से दूर जाना शुरू कर देगा। तो इसी कारण से आपको ये सब देखने को मिलता है कि आपको विषुवत रेखा पे कम है, ये कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक। वो अगला है गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें क्या लिखा हो कि पृथ्वी की त्रिज्या विषुवत रेखा पर अधिक होती है, यही बात जो आपको ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। इस कारण से यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल ये क्या होता है, कम होता है, जिससे वायुमंडलीय गैस क्या होता है, अधिक आकर्षित नहीं हो पाती है, मतलब दूर जाता है, ठीक है। अभी आपको बोले कि जब ऊंचाई के साथ में क्या दिक्कत है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है वो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा तो वो ये कम लग हो जाएगा, ठीक है। पास में रहता है तो खींच के रखता है उसको अपने तरफ, ठीक। तो ऊंचाई मतलब ज़्यादातर जो वायु दाब वो कहाँ मिलेगा आपको, पृथ्वी की सतह पर मिलेगा, ठीक, ऊपर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल धीरे धीरे कम हो रहा है, तो अंत वायु क्या होता है, नीचे में ही पास में ही रहता है कि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल अधिक काम कर रहा था, इस कारण से, ठीक। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि त्रिज्या बढ़ने से क्या हो रहा है, ठीक है, कि त्रिज्या बढ़ेगा विषुवत रेखा पे बढ़ जाता है, जो कि वहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, 6378, ठीक है। विषुवत रेखा पे जो त्रिज्या है पृथ्वी का वो कितना है, सेंटर से 6378 और यहाँ पे 6357, ठीक। इस स्थिति में क्या होता है कि विषुवत रेखा पे कम निम्न वायुदाब और ध्रुवों पे क्या होता है, उच्च वायुदाब देखने को मिलता है, ठीक, ऐसा। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ, पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। जबकि ध्रुवों पर त्रिज्या कम होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक होता है, जिससे क्या होता है, वायुमंडलीय गैस अधिक आकर्षित होती है और इस कारण उच्च दाब व निम्न दाब बनता है, ठीक। अगला टर्म है आपका वायुदाब में कालिक परिवर्तन, ठीक है। वायुदाब का कालिक परिवर्तन, आप इसको समय के हिसाब से बदल सकते, ठीक है, समय के हिसाब से भी बदलता है ये, ठीक। कैसे बदलता है देखिए इसको, पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद फिर हम इसको पूरे लाइन को समझेंगे, ठीक। इसका संबंध तापमान से है बेसिकली। तो जैसे मान लीजिए कि आपका ये ग्लोब है, एक ग्लोब ऊपर बनाया हुआ है, पर हम अपने से खुद से बना के आपको दिखाते हैं। और एक आपका ये ग्लोब गोला है, तो ये दो हो गया। इन दोनों की स्थिति को समझते हैं। यहाँ पे आपका है 0 डिग्री लाइन, ठीक, यहाँ पे 0 डिग्री लाइन हो गया। यहाँ पे हो गया आपका कर्क रेखा, नीचे में हो गया आपका मकर रेखा, ठीक। इसमें ले लीजिए आप दूसरा लाइन, यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे कर्क रेखा, यहाँ पे मकर रेखा, ठीक। अब होता यह है कि इन दोनों ही स्थितियों में क्या होगा, देखिए, जब सूर्य ये कहाँ पे होगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा। जब सूर्य क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा। इस स्थिति में क्या होगा, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, तो पृथ्वी जब मूव करता है तो सूर्य, पृथ्वी का वो हिस्सा दक्षिणी, ये जो सूर्य के पास चला जाता है, जो दक्षिणी गोलार्ध वाला हिस्सा है वो, ठीक है। तो इस कारण से कहते हैं कि सूर्य क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक। वैसा ध्यान रखिएगा, एक तो पृथ्वी मूव नहीं कर, सॉरी, सूर्य मूव नहीं करता है, रोटेशन किसका हो रहा है, पृथ्वी का हो रहा है, ठीक है। पृथ्वी रोटेट करते हुए पृथ्वी का कुछ हिस्सा चला जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, तो कहेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य है, ठीक है। या दक्षिणी गोलार्ध वाला हिस्सा पृथ्वी के, सूर्य के सामने रहेगा, तो बोल देंगे क्या कि वो क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य है, ठीक। जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा सूर्य के सामने होगा तो बोल देंगे कि क्या है, पृथ्वी, सॉरी, सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में है। जब पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध वाला हिस्सा सूर्य के सामने रहेगा तो बोल देंगे कि वो दक्षिणी गोलार्ध में है। इस तरीके से वो, ठीक है, परिवर्तन होते रहता है। अदरवाइज सूर्य का मूवमेंट नहीं होता, ध्यान रखिएगा। हम लोग कैजुअली बोल देते हैं कि सूर्य का मूवमेंट हो रहा है, ठीक। अब दो स्थिति लेते हैं। यहाँ पे ये 22 दिसंबर का स्थिति है, ठीक है, 22 दिसंबर, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं इधर में हम, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 21 जून, ठीक। अब मान लीजिए कि 21 जून की स्थिति में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, ठीक है। आप खुद सोचिए कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून की स्थिति में क्या होता है, गर्मी होता है हम लोग इधर, ठीक है। भारत में पूरा गर्मी होता है। अब भारत में पूरा गर्मी होता है, इसका मतलब क्या होगा, इन क्षेत्रों में आपको क्या देखने को मिलेगा, लो प्रेशर देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है तापमान जहाँ पे भी होगा वहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर। तापमान होने से क्या होता है, क्योंकि तापमान होने से ये होता है कि वहाँ पे उसके मॉलिक्यूल्स, वायु के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स दूर जाएगा तो उसके बीच का जो अंतर आणविक फोर्स जो बल काम कर रहा था, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, वो बल काम करना बंद कर देगा और अंत वायु क्या हो जाएगा, उसके पूरे पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे और अंत वो वायु हल्का होकर ऊपर चला जाएगा, ठीक, और वो एक जगह नहीं रहेगा, ठीक। तापमान से वायु का ताप का इस तरीके का संबंध है। तो चूंकि जब 21 जून को जो कि कर्क रेखा पे सूर्य रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ये देखने को मिलेगा, जून के महीने में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में लो प्रेशर है, ठीक है। और जब 22 दिसंबर को, चूंकि अभी ये हो रहा है, ठीक है, 22 दिसंबर के आसपास का चूंकि अभी ये था, तो इससे में क्या हुआ कि सूर्य रहेगा आपको मकर रेखा के पास में, और हमारे यहाँ आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में, भारत वाले हिस्से में भी क्या है, ठंड पड़ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हाई प्रेशर,
और यहाँ पे हो जाएगा लो प्रेशर। इस स्थिति में क्या हो रहा था, जब 21 जून को सूर्य हमारी तरफ था तो यहाँ पे हो जाता था लो प्रेशर, यहाँ पे नीचे में दक्षिणी गोलार्ध में हाई प्रेशर। ठीक, ये तो यही परिवर्तन होते रहता है और इसका संबंध किससे, तापमान से ही है, जो कि आप तापमान ऊपर पढ़े थे। ठीक है, तापमान के कारण से भी क्या होता है, वायुदाब की पेटियों में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको समझिए कैसे। यहाँ पे जनवरी के महीने में उत्तरी गोलार्ध में ठंडा होने के कारण वहाँ उच्च दाब की स्थिति बनती है। ठीक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होने के कारण वहाँ पे निम्न दाब की स्थिति बनती है। ठीक, वैसा यही आप देखेंगे कि जुलाई के महीने में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होने के कारण निम्न दाब, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ठंडा होने के कारण क्या होता है, उच्च दाब बनता है। तो जुलाई जून ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर रहता है, तो इस संदर्भ में हम लिखे थे वहाँ पे, तो जुलाई जून कुछ भी ले सकते हैं आप, क्योंकि उसके आसपास कहीं तो समय है ही। ठीक है, तो क्या रहा है, जनवरी के महीने में उत्तरी गोलार्ध में ठंडा होने के कारण, ठीक, ठंडा क्यों हो रहा है, क्योंकि सूर्य कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध में। 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ पे रहता है, मकर रेखा पे रहता है, ध्यान रखिएगा। 22 दिसंबर को सूर्य रहेगा मकर रेखा पे, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, ये 0 डिग्री लाइन है आपका ये। ठीक, ये भी क्या है, 0 डिग्री लाइन है। ठीक, तो जनवरी के महीने में सूर्य आपका ये चूंकि 22 दिसंबर मकर रेखा पे दक्षिणी गोलार्ध में, तो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में हाई प्रेशर, नीचे में दक्षिणी गोलार्ध में लो प्रेशर। ठीक, जब 21 जून को सूर्य कहाँ पे रहेगा, ये आपका कर्क रेखा पर रहेगा, तो यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर, इधर दक्षिण गोलार्ध में बनेगा हाई प्रेशर। ठीक, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट काम कर रहा होता है आपका। अगला जो आपका पॉइंट है, ये आपका यहाँ लिखा ही हुआ, बना कर दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला है वायुमंडलीय दाब का वितरण, और किस तरीके से अलग अलग वितरण होता है उसको समझना है अपने को। ठीक है, वायुमंडलीय दाब के वितरण को समझने के लिए हमको क्या करना है, इसको दो अलग अलग, पहले तो वितरण समझना। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक को बोलते हैं वर्टिकल ये डिस्ट्रीब्यूशन, और एक को बोलते हैं आपका हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन या लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं आप इसको। तो वायुमंडलीय दाब का दो तरीके का वितरण होता है, कितने तरीके का, दो तरीके का। एक हो जाएगा आपका, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, ऊर्ध्वाधर वितरण, और एक हो जाता है क्षैतिज वितरण, या क्षैतिज को ही अक्षांशीय वितरण कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज वितरण या अक्षांशीय वितरण। ठीक है, ऊर्ध्वाधर वितरण को कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको बोल देंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, इस तरीके से दो भागों में ही पूरा बढ़ता है। अब इसमें समझिएगा कि आपका अंतर वगैरह है। ठीक है, तो इसमें यह है कि जैसे वायुमंडल में जब मान लीजिए कि ऐसे यहाँ सतह था ये वायुमंडल का, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे इस तरीके से, तो वायु का एक लेयर इस तरीके से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये जो है वायु का क्या है, ऊर्ध्वाधर वितरण है। ठीक, आप इसको ऐसे भी समझिए, इसको एक बार फिर से बनाते हैं। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल वितरण था, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल। ठीक, हॉरिजॉन्टल को ही क्या कहते हैं, एक और नाम जानते हैं, ये लैटिट्यूडनल कह सकते हैं आप इसको, लैटिट्यूडनल। ठीक, इसको अक्षांशीय कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये अब इसमें क्या रहा था, जैसे मान लीजिए कि वायु की सतह के पास में क्या होगा, वायु का जो दाब होगा अधिक होगा। क्यों होगा अधिक होगा, आप जानते हैं, गुरुत्व बल वगैरह के कारण से। ठीक, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उस तरीके से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कमता चला जाएगा इस तरीके से वायु। ठीक है, अब इस तरीके से वायु का वितरण जो कि नीचे से ऊपर की ओर है उसको बोलते हैं क्या, ऊर्ध्वाधर वितरण बोलते हैं। ठीक, वर्टिकल। और जब वायु का ये लेयर इस तरीके से सतह पे इस तरीके का हो, अक्षांशीय विस्तार की तरह का हो, इस तरीके का हो, तो उसको बोलेंगे क्या, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे किसी के पास क्या होगा, अधिक होगा, तो यहाँ पे कह देंगे कि हाई प्रेशर है। यहाँ पे किसी के पास इस तरीके से कम वायु दाब होगा, तो यहाँ पे बोल देंगे कि लो प्रेशर है। ठीक, इस तरीके से काम करता है। ठीक, तो वर्टिकल है ना, हॉरिजॉन्टल हो गया आपका। तो वही कह रहा है कि वायुमंडल की निचली परतों में हवा का क्या होता है, घनत्व, वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। ठीक, और ऊंचाई के साथ ही सब क्या होगा, कमते चला जाएगा। इसमें यह है कि जब क्षोभ मंडल में आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे ना, ऊपर की ओर, ठीक है, तो वायुमंडलीय जो दाब होता है वो 300 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो 300 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 34 मिलीबार कम हो जाता है। ठीक है, इसका संबंध आप तापमान से भी देखें तो तापमान भी कम कर रहा होता है। ठीक है, या वायु दाब भी क्या हो रहा है, कम हो रहा होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे क्षोभ मंडल में 300 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो अंतर क्या हो जाएगा, 34 मिलीबार आपका कम जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आप समझते हैं अगला आपका कि भाई ये जो हॉरिजॉन्टल वितरण है जो कि हमको समझना है, कायदे से सवाल तो इसी से बनते हैं। ठीक है, तो उस हॉरिजॉन्टल वितरण को समझते हैं। इस हॉरिजॉन्टल वितरण में भी पूरे जो पेटी है पृथ्वी पर वो 7 प्रकार की पेटियां हैं। ठीक है, कितने प्रकार की, 7 अलग अलग प्रकार की पेटियां हैं।
हम आपको बना के दिखा देते हैं। तो देखिए ये आपका गोला हो गया, ठीक। एक बार इसको वापस, ये अब इसमें जो ये वाला लाइन है आपका, वो 0 डिग्री लाइन क्या है, तो ये हो जाएगा विषुवत रेखा, ठीक। इसके आसपास 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, यहाँ पे जो पेटी होता है उसको बोलते हैं कि क्या है, सब ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। अभी शॉर्ट में समझिएगा, बाकी अलग अलग सबको समझना है, क्योंकि इसमें बनाने में पूरा एक जगह पे साथ बनाने में थोड़ा समस्या हो जाता है, ठीक है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। विषुवतीय निम्न दाब पेटी बोलते हैं इसको, ठीक। अब इसके ऊपर जाएंगे तो आपको 30 से 35, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं हम, 30 से 35, ठीक। उसके बाद 60 से 65, और फिर ये तो आपका ध्रुव के पास 80 से लेकर 90 तक रहता ही है, ठीक है, 80 से 90। इधर में आइए, 30 से 35, 60 से 65 और 80 से 90, मतलब 90 के पास में आपको ये। अब देखिए काउंट करते हैं अपन, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं, काउंट कर लेते हैं उससे। एक हो गया आपका ये ध्रुव वाला, एक हो गया ये ध्रुव वाला, तो 2 हो गया आपका ये, ठीक है। उसका जो होगा ये 3 ये हो जाएगा 60 से 65 वाला, और 60 से 65 इधर में, सॉरी यहाँ पे 60 से 65 ये हो जाएगा 2, तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। एक 30 से 35 ये और एक 30 से 35 ये, तो 2 ये हुआ 6 हो गया, और एक ये निम्न दाब की पेटी हो गया, ये कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक। तो 7 प्रकार की पेटी पृथ्वी पे मिलता है, सबके अलग अलग नाम है, वो अलग अलग टॉपिक के माध्यम से आप समझ लेंगे उसको, ठीक। वैसा अब 7 जो पेटी है इसके 2 अलग अलग कारण है उदय होने के, ठीक है। मतलब 7 पेटियों का पृथ्वी पे जो जनन हुआ है किस कारणों से हुआ, तो उसमें से ये कहते हैं कि 3 जो पेटी है आपका, सॉरी मिटाना नहीं चाहिए था, कोई नहीं, देखो जो 3 जो पेटी है बेसिकली आपका, उसका जनन कैसे हुआ, तो ये हुआ है ताप के कारण से, ठीक है, ताप जनित, ठीक है। क्योंकि आपको पहले भी बताएं कि पृथ्वी पे वायु दाब पेटी किस तरह का मिलेगा, सिर्फ जरूरी नहीं है कि तापमान अधिक है या कम है, ठीक। उसके साथ साथ पृथ्वी की घूर्णन गति, उसके साथ साथ हुए ये हवाओं का ठंडा होना, नीचे की ओर बैठना, वो सभी काम करता है, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन गति, ठीक है, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कितना काम कर रहा होगा, वो सब भी रिलेटेड होता है किसी क्षेत्र में लो प्रेशर और हाई प्रेशर बनने के संदर्भों में, ठीक। वो तो जो यहाँ पे क्या होता है, 3 प्रकार की क्या है, ये वायु दाब, सॉरी ताप जनित पेटी है, ठीक है। ताप जनित का मतलब तापमान के कारण से उसका उत्पत्ति और ये क्या होता है, खत्म होता है, ठीक। पर उसके अलावा बात करेंगे तो 4 ऐसी पेटियां हैं जो गति जनित, मतलब गति जनित मतलब पृथ्वी के घूर्णन के कारण से संदर्भित होती है, ठीक। जो ये आपका जो गति जनित पेटियां, उसमें क्या आता है, ऊपर से उच्च वायु दाब आता है, उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब आएगा इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद जो ही बच जाएगा तो वो आपका 2, ठीक, ऊपर में 2, इस तरीके का 4 समझ लीजिए, हम बता देते हैं आपको बना के, ठीक। ये आपका गोला है, ठीक। एक काम करते हैं, इसको लास्ट में समझ लेते हैं, जब हम पूरा पढ़ लेंगे ना विषुवतीय निम्न दाब पेटी वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे तो उसके बाद बता देंगे आपको किस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ताप जनित और ये सब समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं तब तक के लिए। जो पहला पेटी इसमें क्या लिखा है कि भूमध्य, देखिए भूमध्य पेटी या विषुवतीय निम्न दाब पेटी बोलते हैं इसको, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं, लोज नहीं लिखेगा, लो प्रेशर बेल्ट, ठीक। लो प्रेशर बेल्ट, बेल्ट का मतलब सिंपल समझना यही है कि वो वायु दाब का एक क्षेत्र होगा, तो एक क्षेत्र को एक साथ कहते हैं बेल्ट कह दिए, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं पेटी कहते हैं। यह पेटी क्या होता है, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच आपको मिलता है, ठीक है। इसमें यह है कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में कंटिन्यूटी में ये फैला हुआ है, ठीक है। मतलब इसमें होता है ना कि आप कहीं पे देखें कि भाई 30 डिग्री ऊपर में भी है, 30 डिग्री नीचे में भी है, ठीक। पर इसके संदर्भ में क्या है कि 0 डिग्री के ऊपर और नीचे दोनों गोलार्ध में सीधा सीधा फैला हुआ है, ठीक है, वैसा कंटिन्यूटी में। तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका लाइन, और इस लाइन के आसपास यहाँ पे 0 डिग्री और इसके पास 5 डिग्री और 5 डिग्री दक्षिणी में, ठीक है। तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो एक लो प्रेशर का बेल्ट मिलेगा, क्योंकि विषुवत रेखा के पास है इसलिए इसका नाम पड़ गया है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, विषुवतीय निम्न दाब पेटी, ठीक। वो तो ये देखने को मिलता है। तापमान यहाँ पे क्या होता है कि वर्ष भर लंबवत पड़ रहा होता है, तो वर्ष भर लंबवत पड़ने के कारण से, तापमान के वर्ष भर लंबवत पड़ने के कारण से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपको ये पेटी निम्न दाब का पेटी देखने को मिलता है, ठीक। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, यह निम्न दाब क्षेत्र होता है, ठीक। इस क्षेत्र को डोल्ड्रम या शांत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। इसके कारण होता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि डोल्ड्रम या शांत कटिबंध इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि जब भी वायु आएगा, ठीक है, अचानक से गर्म होगा फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक।
तो यहाँ पे वायु का उस तरीके का बहुत आपको देखने को नहीं मिलेगा, हलचल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तापमान इतना अधिक है कि जैसे ही वायु आया गर्म हुआ सीधा ऊपर, ठीक, गर्म हुआ ऊपर, तो वायु वहाँ पर रुक नहीं रहा, हलचल कुछ नहीं कर रहा, इसके लिए इसको कहते हैं कि डोल्ड्रम है या शांत कटिबंध कह देते हैं। अगला है आपका, ये कुछ वैसा भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको कोई व्यक्ति परेशान कर रहा हो, ठीक है, और आप इतने चौकन्ने थे कि जो कोई व्यक्ति आया और आप उसको 1 सेकंड लगाए, मारे, उसको फिर हटा दिए, ठीक है, जैसे मूवी वगैरह में देखते हैं, फिर अगला कोई आया फिर उसको मारे हटा दिए, हलचल कुछ पता ही नहीं चल रहा है किसी को कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक, बस तरीके का। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, डोल्ड्रम या शांत कटिबंध कहते हैं। अगला, इस पेटी में सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन के कारण क्या होता है, हस्तांतरण होते रहता है, थोड़ा बहुत हस्तांतरण होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है तो बताएंगे आपको अभी हम थोड़ा देर में। उत्तरायण का मतलब होता है ये सूर्य का पृथ्वी के उस अधिकतम क्षेत्रों में उत्तरी गोलार्ध में जाना, और ये जो अधिकतम बिंदु का क्या कहलाएगा, उत्तरायण कहलाएगा, ठीक है। सूर्य उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम मतलब जितना क्षेत्रों तक जा सकता है उसको कहते हैं उत्तरायण, और दक्षिणी गोलार्ध में जहाँ तक जा सकता है उसको बोलते हैं दक्षिणायन, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तक जाता है अधिकतम सूर्य, ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में कहाँ तक जाता है, अधिकतम कर्क रेखा तक जाता है, ठीक। तो जब इन स्थितियों में क्या होगा कि जब सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा अंतर कि ये क्या है, क्या बोलते हैं उसको, ये पेटी का घिसकाव देखने को मिलेगा, ठीक। अगला है आपका शीतोष्ण या उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। आपको हम पहले एक बात और बताए होंगे कि जो हमारा पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी पे जो लेयर है अलग अलग आपका, ठीक है, पृथ्वी जो पूरा लेयर है उस लेयर में क्या है कि आपको एक 0 डिग्री से लेकर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध मिलता है। फिर यहाँ पे आपको मकर से लेकर आर्कटिक वृत्त के बीच में मिलेगा उपोष्ण, और आर्कटिक वृत्त से मिलेगा कहाँ तक, यहाँ तक मिलेगा आपको ध्रुवीय उत्तरी ध्रुव तक मिलेगा शीत, और इधर में अंटार्कटिक वृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव तक क्या मिलेगा, शीत मिलेगा, और यहाँ पे मकर से लेकर अंटार्कटिक वृत्त के बीच में क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा उपोष्ण, ठीक। इस तरीके से काम करता है, क्योंकि ये इसका जो संबंध है वो क्या है, 30 से 35 डिग्री के अक्षांश के बीच है, ठीक है। तो इस कारण से इसको बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। अब देखिए कि पहला जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट था उसमें क्या देखने को मिल रहा था कि वहाँ पे तापमान अधिक है, इस कारण से वायु गर्म होता है, ऊपर उठ चला जाता है, ठीक, और अंत वहाँ पे क्या होता है, निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। फिर आप कहेंगे सर यहाँ पे कैसा क्या बन रहा है, ठीक, उच्च दाब का क्षेत्र, इसके पीछे पृथ्वी का घूर्णन जिम्मेदार होता है, ठीक। क्या जिम्मेदार है, पृथ्वी का घूर्णन गति, ठीक। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता यह है कि जो हवाएं यहाँ से जा रहा था किधर की ओर, आपको विषुवत रेखा से बाहर की ओर निकल रहा था, उस घूर्णन के कारण विषुवत रेखा से बाहर को निकलने के बाद क्या हुआ कि अंत उस हवाएं का घूर्णन हुआ, अंत वो हवाएं का हुआ 35 डिग्री के आसपास में आके गिरता है, ठीक है। तो इसका हवा का अपतलन कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को, कि जब हवाएं किसी क्षेत्र में गिरेगा तो उसको बोलेंगे कि हवा का अपतलन हो रहा है, ठीक। तो ऐसे समझिए कि यहाँ पे ये आपको जो दिख रहा है, यहाँ से हवाएं क्या अपतलित हो रही है इस क्षेत्रों में, ठीक। यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, ये हवाएं 30 से 35 पर अपतलित हो रहा है, ठीक। इसके जस्ट ऊपर में जाएंगे ना तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको लो प्रेशर का एक बेल्ट है, तो वहाँ से भी हवाएं बाहर निकल के यहाँ पे आती है, ठीक। तीन तरह से हाई प्रेशर का बेल्ट यहाँ पे बन जाता है, ठीक। तो ये आपको देखने को मिलेगा। अगला है आपका, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि उत्तर तथा दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री के अक्षांशों के बीच में क्या मिलता है, ये पेटी मिलता है। विषुवत रेखा से जो वायु ऊपर उठती है वो पृथ्वी की घूर्णन बल के कारण तथा ठंडा होने के कारण इस अक्षांशीय क्षेत्र में गिरती है, जिससे यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, ठीक। बहुत दिमाग नहीं लगाइएगा, इतना आपके लिए काफ़ी है, और ज़्यादातर बड़ी किताबों में भी इस तरीके की बातें लिखी गई है, इतना समझना, ठीक है। आपको साइंटिस्ट नहीं बनना, आपको एग्जाम में लिखना है, तो इस तरीके के बात इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक। इस पेटी को अस्वक्षांश के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं, ठीक। इसके पीछे कारण क्या समझते हैं अपन, ठीक है। होता यह था कि जब व्यापारिक वर्ग के लोग जब इन क्षेत्रों से गुजरते हैं, ठीक है, खासकर व्यापारिक वर्ग के लोग उत्तरी गोलार्धों से ही आते हैं, ठीक। उस तरीके से ऐसे कहने के लिए तो पूरा अक्षांश को ही कहते हैं, पर उत्तरी गोलार्ध से ज़्यादातर व्यापार करने लोग आते हैं, तो इस तरीके से, ठीक। पूरा अक्षांश का मतलब क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में भी कह सकते हैं 30 से 35 डिग्री को, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भी कह सकते हैं, पर अंत उत्तरी गोलार्ध में चूंकि व्यापार करने वाले लोग दक्षिण यहाँ अंटार्कटिक से क्या करने आएंगे इधर में, ठीक। अंटार्कटिक पे लोग रहते ही नहीं है, ठीक, वैसा। तो इसमें होता यह था कि चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है कि हाई प्रेशर का बेल्ट बन रहा है, ठीक है, 30 से 35 के बीच में ऑलरेडी यहाँ पे क्या बन रहा है, हाई प्रेशर उच्च दाब का बेल्ट बन रहा था। जब हाई प्रेशर का बेल्ट बन रहा है और ये अपने साथ उधर से जब यूरोपीय लोग आ रहे हैं तो व्यापार करने को के लिए, तो यहाँ पे घोड़ा लादे हुए हैं, ठीक है। क्या लाते हुए हैं, घोड़ा। अब ये मध्यकाल के आसपास की बात है, ठीक है। यूरोपीय या फिर आपको अरबी लोग कह सकते हैं, उस तरीके के लोग, तो वो लोग इधर से आ रहे थे, क्या है, घोड़ा लेके आते थे। अब घोड़ा क्या हो रहा है, डूब जाता था इनका, ठीक। वैसे मतलब होता कि उस एक तो उधर क्षेत्रों में क्या हो रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पे हाई प्रेशर उच्च दाब का क्षेत्र है, ठीक। उसके ऊपर से घोड़ा, अब घोड़ा पे जब प्रेशर लगेगा, ऊपर जहाज पे प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, जहाज का दाब बढ़ जाएगा, जहाज पे दाब बढ़ जाएगा, ठीक है। एक तो घोड़ा के वजन से कारण से दाब था जहाज पे, ठीक, उसके कारण से हवा का दाब लग रहा है अधिक मात्रा में।
तो होता यह था कि कुछ लोग क्या करते हैं, घोड़ा को, एक दो घोड़ा को फेंक देते थे ताकि नाव हल्का हो जाए, ताकि नाव डूबे नहीं, ठीक। और चूंकि इसी के आसपास फेंकते थे, इस कारण से इसको कहा गया कि ये अश्व अक्षांश है, ठीक है। तो हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं इसको, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। सवाल पूछा जाता है कि कितने डिग्री, तो ये आपको जो ये आपका उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है 30 से 35 डिग्री को, इसको बोलते हैं क्या, हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं, अश्व अक्षांश बोलते हैं। कारण क्या है कि जब यूरोपीय क्षेत्र के लोग जब व्यापार वगैरह करने आते थे तो अपने साथ घोड़ा लेके आते थे, क्योंकि जहाज पे पहले से ही घोड़ा है, वजन है, बाकी चीज़ें होती है, दाब अधिक बढ़ जाता था, ठीक। ऊपर से इन क्षेत्रों में आता हवा का दाब भी अधिक लग रहा है, इसके कारण से जहाज के डूबने की संभावनाएं थी। तो अंत ये लोग क्या करते थे, दो घोड़ा को जितना से हो सके कि भाई अब जहाज नहीं डूबेगा तो उतना घोड़ा को नीचे फेंक देते थे, बाकी अपना चलाते थे, ठीक, इधर की ओर। तो ये आपको देखने को मिलेगा। अगला आपका इस पेटी को अश्व अक्षांश के नाम से जानते ही हो ही गया आपका, ठीक। नेक्स्ट आपका हो जाएगा उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र। उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र इसको बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं इसको, ठीक। जो ऊपर वाला था इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक, हाई प्रेशर बेल्ट, सॉरी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, STHPB, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक। अब हो जाएगा क्या आपका, तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं इसको, ठीक। यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखा हुआ, लिख लीजिएगा आप, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक। ये तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे डबल एस है, ठीक है, एक मिनट है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये। और ये कहाँ होता है, तो 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच आपको पृथ्वी पे देखने को मिलेगा, ठीक। यहाँ पे होता है क्या है, तो यहाँ पे बेसिकली वही पृथ्वी के गति के कारण से, ठीक है। और कुछ कारण क्या है, दूसरा कारण ये है, देखिए पहला तो कारण ये है कि पृथ्वी के गति के कारण से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, कि इन क्षेत्रों से हवाएं बाहर की ओर विस्थापित हो रही है, ठीक है। और कहाँ जाके गिर रही है, तो यहाँ पे गिर रहा है आपको ध्रुवों पे गिर रहा है, और इधर में नीचे वाले में आ रहा था, ठीक। नीचे वाले मतलब जो अभी आप 30 से 35 वाला पर है वहाँ पे जा रहा था, ठीक। इसी कारण से वहाँ पे क्या बन रहा था, हाई प्रेशर बन रहा था, ठीक। क्योंकि हवाएं यहाँ से विस्थापित होकर, हवाएं जो आपका 30 से 35 वाला अक्षांश है उसमें हवाएं दो जगह से जा रहा था, ठीक है। एक विषुवत रेखा के पास से जा रहा था और एक ऊपर से आ रहा था, ठीक। एक क्या हो रहा था, ऊपर से आ रहा था, इधर से आ रहा था, ठीक। और एक इधर से जा रहा था। तो इस कारण से क्या हो रहा था कि वहाँ पे 30 से 35 वाले पे ये हवा का दाब बढ़ रहा था, ठीक। अब यहाँ पे क्या, दो कारण, पहला गति के, पृथ्वी के गति के कारण से क्या होता है कि यहाँ से हवाएं विस्थापित होती है, कहाँ से, 60 से 65 के बीच से, ठीक है, यहाँ से हवाएं विस्थापित होती है। दूसरा कारण क्या है कि इन क्षेत्रों में आपको गर्म जल धाराओं का क्षेत्र मिलता है, ठीक है। किसका क्षेत्र मिलता है, गर्म जल धाराओं का। अब गर्म जल धाराओं का क्षेत्र मिलेगा, ठीक है, तो अंतर क्या है कि यहाँ पे तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो थोड़ा सा क्या होगा कि यहाँ से वायु विस्थापित होना शुरू होगा, और यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा। दो बात ध्यान रखना है, इन क्षेत्रों में गति के कारण से क्या होता है कि पृथ्वी, यहाँ से हवाएं विस्थापित होती है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण से, और जाकर ध्रुवों पर गिरता है, और यहाँ पे नीचे में आपको गिरता है, ठीक है। कहाँ पे, नीचे में गिरेगा आपको, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के पास में, ठीक। दूसरा क्या है कि इन क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं मिलती है। गर्म जलधाराएं मिलने से क्या ही होगा आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे आपको तापमान बढ़ जाएगा, तो अंत यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, ठीक। तो ये कारण इतना ही याद रखिएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा आपको एक कॉन्सेप्ट ये भी कहते हैं कि यहाँ पे जो ध्रुवों पे क्या होता है, अभी केंद्रीय बल लग रहा होता है अधिक मात्रा में, ठीक है। तो यहाँ से हवाएं जब विस्थापित हो रही है तो यहाँ पे आप केंद्रीय बल के कारण से यहाँ पे हवाएं विस्थापित होकर, अभी केंद्रीय बल जहाँ पे लग रहा है ध्रुवों पे, तो वहाँ पे हवाएं बैठती है, ठीक है। तो वहाँ पे डिमांड हवा का बढ़ जाता है, और अंत यहाँ से विस्थापित होकर हवा यहाँ पे जा रहा होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, टेम्परेचर काम नहीं कर रहा। ये जो पेटी का उत्पन्न हुआ किसके कारण से, गति के कारण से, ठीक है। ये जो टेम्परेचर उत्पन्न हुआ है पेटी, वो क्या, गति के कारण से। अब देखिए अगला हो जाएगा आपका क्या, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, ठीक है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं इसको। इसमें क्या है, तो इसमें आपको देखने को मिला कि यह उत्तरी व दक्षिण ध्रुवों पर मिलता है, ठीक। और यह उच्च दाब व ये उच्च वायुदाब की पेटी क्षेत्रों में मिलता है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, उच्च वायुदाब का पेटी क्षेत्र होता है, ठीक। और इस तरीके से आपको पूरा ये खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको ये जो बेसिकली जो ये आपका ध्रुवीय उच्च दाब पेटी है बेसिकली ताप के कारण से उत्पन्न हुआ, ठीक है। ताप मतलब यहाँ पे चूंकि शीत क्षेत्र है, और शीत क्षेत्रों में क्या होता है, हवाएं संघनित होकर नीचे की ओर बैठेगा तो वहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है, सिंपल बात है। अब आपको जब पहली बार बताए थे ये बात हम कि जो पूरे पृथ्वी पे, ठीक है, पूरे पृथ्वी पे क्या है,
ये 7 प्रकार की पेटियां हैं, और उस 7 पेटियों में जो 4 पेटी है वो क्या है, 3 पेटी क्या है, ताप जनित पेटी है, 3 पेटी क्या है, ताप जनित पेटी, और 4 पेटी क्या है, गति जनित पेटी है। ठीक है, क्या है, गति जनित पेटी है। इसका कैसे मतलब हुआ तो समझिए इसको थोड़ा सा। ठीक, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं हम, और पूरा पेटी यहीं पे बनाया तो इसी पे समझ लेते हैं अपन। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे विस्वती निम्नदाब दिख रहा होगा, उच्च दाब वायुदाब पेटी दिख रहा होगा, उपध्रुवीय निम्नदाब पेटी दिख रहा होगा, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी दिख रहा होगा। आपसे सवाल ये बनेगा कि सर मानिए कि हम निम्न दाब जो यहाँ पे पेटी बन रहा है विषुवत रेखा पर, ठीक है, ये तापमान के कारण से बन रहा है, तो हम मान लेते हैं सर कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक, पर जैसे 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 ऊपर जाएंगे तापमान तो घटेगा सर। तो यहाँ पर निम्न दाब पेटी यहाँ पे 60 से 65 के पास क्यों बन रहा है सर, तो आपको पहले ही बताए थे। और यहाँ पे उपोष्ण उच्च दाब पेटी बन रहा है, ठीक, इस तरीके से। तो ठीक, तो यहाँ पे ऐसा क्यों बन रहा है सर, तो यहाँ पे इसलिए बन रहा है क्योंकि गति के कारण से समस्या उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, गति के कारण से हो रहा है। ठीक, ये जो पेटी उत्पन्न हुआ है गति के कारण से, पृथ्वी के गति के कारण से यहाँ से जो वायु गया वो यहाँ पे ये क्या हुआ, अवतलित हुआ। अवतलित होने का मतलब वहाँ पे बैठा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया। उसी पृथ्वी के गति के कारण से क्या हुआ कि यहाँ पे वायु विस्थापित हुआ, तो यहाँ पे बन गया लो प्रेशर, और कुछ गर्म जल धाराएं होती है तो उसके कारण से ऐसा देखने को मिलता है। ठीक, अब काउंट करिए इसको। ठीक, जिसमें आपको लग रहा हो कि सीधा सीधा तापमान का खेल है। ठीक है, जिसमें आपको क्या लग रहा हो कि सीधा सीधा तापमान का खेल है, तापमान के कारण से ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, तो एक पेटी आपका ये हो गया कि तापमान के कारण से, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निम्न दाब पेटी बन जाएगा। ठीक, एक तापमान के कारण से ये, और एक तापमान के कारण से ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, कैसे, क्योंकि देखिए पेटी कोई भी बने, चाहे हाई प्रेशर का बने चाहे लो प्रेशर का बने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, बस ये है कि भाई तापमान के कारण से बनना चाहिए। ठीक है, तापमान कम हो तो हाई प्रेशर बन जाए, तापमान अधिक हो तो लो प्रेशर बन जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसको बोलेंगे तापमान के कारण से पेटी का उत्पन्न होना। ठीक है, पर यदि तापमान के विपरीत कुछ काम हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे तापमान कम है फिर भी यहाँ पे लो प्रेशर, तापमान ये कम है, ठीक है, फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, लो प्रेशर हो रहा है 60 से 65 के पास में, इसका मतलब यहाँ पे तापमान का लेना देना नहीं, यहाँ पे किसका लेना देना है, यहाँ पे लेना देना है आपको ये गति का, पृथ्वी गति का। ठीक है, क्योंकि तापमान कम हो तो हाई प्रेशर बनना चाहिए, बट चूंकि 60 से 65 के पास तापमान कम होने के बावजूद भी यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, इसका मतलब क्या है, गति का कारण है। ठीक, ये यहाँ पे जो वायु बैठा हुआ है, ठीक है, ये भी गति के कारण से बैठा हुआ है। ठीक, इस कारण से तो इसमें तापमान के एक हो गया तापमान वाला बीस, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से यहाँ पे ई कर लीजिएगा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और एक हो जाएगा आपका ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक, तो 1 2 और 1 3। ठीक है, सो एक विषुवत रेखा वाला और 2 ध्रुवीय वाला। ठीक है, 3, जो 3 पेटी हो गया वो 3 पेटी कैसा है, तो ये पेटी है आपका तापमान के कारण से है। ठीक है, चाहे तापमान कम हो चाहे ज़्यादा हो, मतलब कारण सिर्फ क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए। ठीक है, वो अब इसमें क्या है कि जो आपका 30 से 35 और 60 से 65 है वो क्या है, तो ये 2 पेटी ये हो गया और 2 पेटी ऊपर में हो गया, ये दोनों पेटी 4 जो पेटी है वो किसके कारण से है, ये गति के कारण से है, पृथ्वी की गति के कारण से क्या हुआ यहाँ पे, सो ये हवा अवतलित हुआ और यहाँ से हवा बाहर की ओर गया है। ठीक, तो इस कारण से क्या होगा, देखने को मिला कि आपको कि ये इस पेटी का जो उत्पत्ति हुआ है ये पृथ्वी के गति के कारण से, और इन तीनों पेटी का जो उत्पत्ति हुआ है इसका हुआ है उत्पत्ति पृथ्वी के तापमान के कारण से, पृथ्वी जो तापमान है उसके कारण से। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला आपका जो हो जाएगा इसमें अब नहीं है। ठीक है, तो ये 7 पेटी आप ध्यान रखिएगा, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, जैसा भी लगा होगा एक बार आप लिख के बता दीजिएगा। देखने के लिए आपका धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।